हमने कहा था वर्ल्ड कप अपना है, अपना ही रहेगा और अब हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप अपना था और अपना ही है, क्योंकि भारत एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बन गया है। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ने जिस दमदार अंदाज में जीत दर्ज की है, उसने पूरे देश को जश्न में डुबो दिया है। मैदान पर खिलाड़ियों का जोश, ड्रेसिंग रूम का उत्साह और देश भर में करोड़ों फैंस का उफनता हुआ जुनून, सब मिलकर इस जीत को एक ऐतिहासिक पल बना रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये उस भरोसे की जीत है, उस मेहनत की जीत है और उस सपने की जीत है जिसे टीम इंडिया ने पूरा टूर्नामेंट में अपने खेल से सच करके दिखाया है। हर मैच में दबाव, हर मुकाबले में चुनौती, लेकिन टीम इंडिया ने दिखा दिया कि बड़े मंच पर कैसे खेला जाता है, कैसे दबाव को ताकत में बदला जाता है और कैसे फाइनल के मंच पर इतिहास लिखा जाता है। आज पूरे देश में जश्न है, तिरंगा गर्व से लहरा रहा है और हर भारतीय के चेहरे पर वही मुस्कान है जो सिर्फ तब आती है जब टीम इंडिया विश्व कप की ट्रॉफी उठाती है। तो आज के इस खास शो में हम बात करेंगे टीम इंडिया की एक शानदार जीत, इस शानदार परफॉर्मेंस की, उन खिलाड़ियों की जिन्होंने मैच का रुख बदल दिया, टूर्नामेंट का रुख बदल दिया, उन रणनीतियों की जिन्होंने भारत को एक बार फिर चैंपियन बना दिया और उस सफर की जिसने एक बार फिर भारत को टी20 क्रिकेट का विश्व विजेता बना दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान, क्रिकेट एनालिस्ट चंद्रेश नारायण जो पूरे सफर में हमारे साथ थे, और साथ ही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शारदा उग्रा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों की ही बिल्कुल जो प्राइमरी रिएक्शन होती है वो लेना चाहता हूं। मुझे भी तो पता चले कि आपके अंदर उस जीत की खुशी कैसी है। शारदा मैम, फर्स्ट यू। बहुत ही ज्यादा विपिन, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जिस तरीके और जिस अंदाज से इंडिया ने अपने आखिरी 3 मैच खेले, जो नॉकआउट मैच ही थे, उन्होंने जैसे गियर बदल दिया। और पहले जैसे वो तो जो टीम्स थी, यूएसए, नेदरलैंड, उनके सामने जैसे खेल रहे थे, कुछ हमको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रही थी। लेकिन वो जो 3 मैच खेले हैं, और साउथ अफ्रीका से भी हार गए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, तो हमने यही देखा कि जैसे कितने साल हो गए होंगे, 14 साल पहले जैसे हिंदुस्तान ने जो 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, उसी तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया कि नॉकआउट मैच में उनका जो, जिसको कहते हैं ए गेम, उनका ए गेम खेला है उन्होंने। और या बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का भी आप कह सकते हैं, फील्डिंग इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त थी। राइट, बिल्कुल। चंद्रेश भाई, आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहली बात तो विपिन भाई, मैं ये सोच रहा हूँ आप अकेले ही जश्न मना रहे हैं, हमें किसी को बुलाया नहीं आपने स्टूडियो में, ये तो गलत बात है आपकी तरफ से। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है जीत की, एकदम ज़बरदस्त जीत थी यार। मतलब जैसे जैसे मामला और भी मुश्किल होता गया, वैसे वैसे प्रदर्शन और बेहतर होता गया। आई थिंक वही खासियत है इस टी20 टीम की, जो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेली है पूरे टूर्नामेंट में। यादगार प्रदर्शन है। और जो आखिरी मुकाबला था वो तो एक तरह से पहले 6 ओवर, मुकाबले के पहले 6 ओवर में ही खत्म कर दिया था। जिस तरह से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी की, वह मामला वहीं पे तय हो गया था। 92 रन बन गए थे। उसके बाद तो वापसी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था काली टोपी वालों के लिए। और आई थिंक वहीं से वो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आप दोनों को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आप दोनों न्यूजीलैंड के सपोर्टर है। अभी 3 विंडो में आइएगा, देखिएगा, ये दोनों काले ब्लैक कैप्स हैं। हम लोग, मैं अकेला ब्लू पहन के बैठा हूं यहाँ पे। खैर, ये मजाक की बात है। अब विपिन जी आप काले और नीले में आप फर्क नहीं कर सकते, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ये नीला टी शर्ट ही है बस। हाँ, लेकिन कुछ गहरा है, गहरा हो गया, इसके लिए वो अपीयर स्क्रीन पे ब्लैक जैसा कर रहा है। वैसे आपको आमंत्रण भेजा तो था स्टूडियो में आने का। खैर चलिए, आप बुला लेंगे दोबारा स्टूडियो में। एक शो ही तो और करना है, जीत का जश्न एक शो पे कैसे खत्म हो सकता है। लेकिन थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं इस जीत को। शारदा जी, फाइनल बहुत अच्छा हुआ। मतलब हम तो चाहेंगे कि ऐसा फाइनल ही हो जहां पर आप बिल्कुल ही मौका ना दें, लेकिन थोड़ा मुकाबला और होता तो शायद मजा आता। मतलब ऐसा लगा कि टीम इंडिया फर्स्ट बॉल से हावी थी और आखिरी बॉल तक हावी रही। हाँ, ऐसा लगा। और जो आप कंपटीशन की बात करते हैं कि जो, जब हम फैंस, जब हम थोड़े ज्यादा इतने उम्र के नहीं थे, जब हम ज्यादा थे, वो यही लगता था भाई आराम से जीत जाए, टेंशन नहीं चाहिए हमको बिल्कुल। तो अब हम कह सकते हैं
अब हम कह सकते हैं हाँ कि नहीं नहीं बहुत आसानी से मैच हो गया, लेकिन आपने 96 रन से एक टी20 का मैच जीता। आप वो सोचिए कि कितनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस रही है। और जैसे ही चंद्रेश कह रहा था कि आपने पहले अपने आप टॉस जीते नहीं, आपने टॉस हार के आपको बैटिंग दी गई, आपने बोला होगा थैंक यू, और पहले 6 ओवर में आपने सेट कर दिया था फॉर्मूला कि क्या करेंगे। वो बीच में थोड़ा सा जो इनिंग्स के एंड तक 3-4 विकेट एक साथ जो गिरे थे, हार्दिक और सूर्या वगैरह वगैरह, लेकिन आपने ये देखा कि फिर आके जो टीम ने अपने आप को, जैसे जो नौजवान खिलाड़ी थे उन्होंने शिवम दुबे ने आके फटाफट जो रन किए उन्होंने, तो टेम्पो उन्होंने कम होने नहीं दिया। और जैसे ही वो इनिंग्स खत्म हो गई थी, जैसे ही 230 240 पार होता है, आपको पता है कि मैच खत्म हो जाता है। मुझे खुशी है कि मैच जिस तरीके से हुआ अच्छा हुआ, कि आप कहेंगे वन साइडेड हुआ, हाँ वन साइडेड हुआ, लेकिन हमने 1980 और 1990 के दशक में बहुत ऐसी हार देखी है कि हमने सोचते नहीं ये ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए हमको ये मैदान के साथ। वैसे ही एक शॉकर जुड़ा हुआ था, वो कोई भूला नहीं है वो मंजर, जब वनडे फाइनल था और ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था, तो जीत तो चाहिए ही थी और कोई टेंशन बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। वेल डन टीम इंडिया। चंद्रेश भाई, बहुत सारी बातें हमने की थी कि टीम इंडिया चेंजेस, और सिर्फ हमने नहीं की थी, मैंने देखा पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों पे भी वही हो रहा था, श्रीलंका में भी वही बातें हो रही थी। इनफैक्ट इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के अखबारों तक ने वही लिखा कि क्या अभिषेक अगला मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, या स्पिनर साहब जो हमारे हैं ये मिस्ट्री वाले ये रहेंगे कि नहीं टीम में रहेंगे। ये पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे थे, लेकिन कल जब सूर्या ने टीम अनाउंस की, उन्होंने कहा हम उसी टीम के साथ जाएंगे। क्या इस फैसले के पीछे आपको क्या लगा? अब तो हम जीत गए इसलिए कोई सवाल ही नहीं है इस पर, लेकिन ये कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि ठीक है, कोई एक मैच में चला नहीं चला, 5 मैच में चला नहीं चला, और देखिए कल तो शर्मा जी ने मार दिए 50 रन, जोरदार। पहले मैं जो शारदा ने कहा उसको सेकंड करता हूं कि मैं और शारदा उस जनरेशन से आते हैं, आप भी, कि हमने मियांदाद के आखिरी बॉल के छक्के को देखा है, पाकिस्तान ने अपने मुंह से मैच को छीनते हुए देखा है, ऑस्ट्रेलिया को हमें रोनते हुए देखा है। तो हम उस हारों से उबर कर आए यहाँ पर, तो हम तो ऐसे हो गए कि हम परिपक्व हो गए कि हम कह रहे भाई जीत मिल जाए वही बड़ी बात है, और इस तरह से जीत मिल जाए तो हम कभी कभार विश्वास नहीं होता, जैसे आपने कहा। और जहां तक बात है अभिषेक शर्मा की, देखिए ऐसा है कि अभिषेक शर्मा की जहां तक बात है, उन पर भरोसा जताना, ये गौतम गंभीर और जो टीम मैनेजमेंट और जो कप्तान और सेलेक्टर्स हैं उन पर फिर एक बार भरोसा जताना, वो उनकी सोच पर फिर एक मोहर लगाना है। क्योंकि अगर आप ड्रॉप करते उनको आखिरी मुकाबले के लिए, सब वहीं पर आ जाते हैं कि अगर आपको इनको ही ड्रॉप करना था तो शुभमन गिल को आपने क्यों बाहर किया। तो ये मेरे ख्याल से एक तरह से वो ये एक संदेश दे रहे हैं सबको कि भले ही वो फॉर्म में नहीं थे, बस एक मौका चाहिए था उनको T20 क्रिकेट में फॉर्म में आने के लिए, और ये सोच की जीत है, और उसी सोच को बरकरार रखने वाली वो सोच है जिसको उन्होंने फाइनल में भी हमें दिखाया। राइट शारदा मैम, अगर मैं कहूं कि कोई एक फेवरेट इंडियन टीम से आपका इस पूरे टूर्नामेंट में बनाओ, जैसे मैं तो कह सकता हूं कि संजू का मैं फैन हो गया हूं, मतलब पहले भी पसंद थे, लेकिन अभी तो ऐसा लगा कि कोई दूसरा आदमी ही अवतार लेके जमीन पर आ गया। जो 3 मैच उन्होंने खेले पिछले, आई थिंक वो रीड रहे भारत की उस जीत की। ऑफ कोर्स आप दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह का भी नाम लेंगे, लेकिन वो तो ऑल टाइम ग्रेट्स में है ही, लेकिन जिसने दिखाया जमीन से उठ के आसमान पे जाके, वो संजू रहे, मेरे फेवरेट है। आपके भी वही हैं तो आप उनका नाम ले सकती हैं, या कोई और नाम? संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह का जो नाम ले रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मुझे मेरा जो सबसे शानदार मौका, सबसे शानदार जो मोमेंट रहा है इस वर्ल्ड कप में है, वो अक्षर पटेल का कैच, जो हैरी ब्रुक का कैच लिया, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और अक्षर पटेल की फील्डिंग और उसकी बॉलिंग, पावर प्ले में भी जो उन्होंने की, अक्षर पटेल का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही शानदार रहा। और वो ऑलवेज, उनको ज्यादा नोटिस भी नहीं करते हैं, वो जैसे बैकग्राउंड में ही रहते हैं, बड़ा नाम का प्लेयर, सुपरस्टार प्लेयर नहीं है वो। और वो शायद जो गुजरात से निकले हैं प्लेयर, उनमें से सबसे चुपचाप पर्सनालिटी वाले हैं। और तो उनका, लेकिन जो कैच पकड़ा था, मुझे कपिल देव के कैच की याद आई, 1983 का जो कैच था विव रिचर्ड्स वाला, और वो जो सूर्या ने जो कैच लिया था डेविड मिलर का 2024 के फाइनल में, वो उन कैचेस के साथ वो कैच रहता है। तो सब लोग कह रहे होंगे सैमसन या बुमराह होंगे, मैंने अक्षर पटेल का नाम भी लगा दिया है उस लिस्ट में।
नहीं बिल्कुल। और अक्षर तो देखिए एक साइलेंट सुपरमैन है। 2024 वाला फाइनल याद कीजिए, उसमें उनकी भूमिका, कल के फाइनल में उनकी भूमिका, उनका प्रेजेंस, नो डाउट अक्षर के बिना ऐसा लग रहा था बीच में जब नहीं थे टीम में कि टीम अधूरी। और जैसे ही उनकी वापसी हुई टीम में, टीम का रंग भी बदल गया, खेल भी बदल गया। और आपका यहां पर कोई खास फेवरेट चंद्रेश? देखिए, मुझे लग रहा है ये बहुत वक्त के बाद एक ऐसी इंडियन टीम थी जिसमें ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं था जिसके बारे में सब लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। 2024 में जो टीम थी उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली थे, बुमराह तो थे ही, पर इंडिया में ऐसा है कि बल्लेबाजी हमेशा सुपरस्टार होता है। और मुझे लगा पहली बार बहुत वक्त के बाद एक ऐसी इंडियन टीम थी जिसमें ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था। बुमराह और कुछ हद तक हार्दिक पांड्या, ऐसा कोई नाम नहीं था जिसके लिए सब लोग आएंगे मैदान पर। भारत में अभी भी हम बुमराह को ग्रेट मानते हैं, पर बुमराह की गेंदबाजी देखने के लिए कोई टिकट लेके नहीं आने वाला मैच देखने के लिए, आते हैं चौके और छक्कों के लिए। इसीलिए सेमीफाइनल और फाइनल सुपर हिट था हमारे लिए। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में जो प्रदर्शन हुआ ओवरऑल एकदम जबरदस्त था। पर मेरे लिए एक नाम है, वो है ईशान किशन। वो ईशान किशन इसलिए जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, वो 2 साल टीम से बाहर थे, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताया उन्होंने झारखंड को कप्तानी के साथ, बल्लेबाजी के साथ और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन के साथ, दरवाजा तोड़ प्रदर्शन, और वो टीम में प्रवेश किए। वो बाहर से अंदर आए और सीधे आके टीम में उन्होंने धूम मचा दिया पूरे टूर्नामेंट में। और देखिए, और ये क्लैरिटी ऑफ रोल्स मुझे नजर आया टीम में। उन्होंने कहा ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है ना, बस हम जो चाय भी बनाते हैं तो लास्ट तक वो करते हैं ना, स्ट्रेन करते हैं चाय को कि आखिरी बूंद भी आ जाए चाय की, उस तरह से कि हम एक्स्ट्रा ओपनर के बजाय विकेट कीपर से ओपनिंग करा देते हैं। ये हमारी जो जुगाड़ मेंटालिटी है वो यहाँ पे सिलेक्शन में भी काम आया और अंत में ट्रॉफी भी मिल गया टीम को। राइट इसीलिए हमने ईशान किशन साहब को लिखा है करिश्माई किशन। और कल की उनकी पारी, मतलब ऐसा लगा कि अंदर से किसी ने वो खिलौने में चाबी भर के सेट करके नहीं भेजते हैं, उतरते ही साथ इतने फ्लॉलेस, इतने क्लीन। एंड आई एम एग्री टू यू, अगर कोई एक बैट्समैन जिसकी बैटिंग बहुत क्लीन रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, मतलब जहां पर आपको लगता है कोई फ्लॉ नहीं है, तो वो ईशान किशन को देख के ऐसा लगता है जितनी थ्रू आउट उन्होंने बैटिंग की। बाद में संजू भी उस लाइन पे शामिल हो गए। इनफैक्ट कल भी संजू के हाथ से 2 शॉट ऐसे लग गए थे जब कमेंटेटर्स ने बोला कि अरे ये तो थोड़ा अलग खेल रहे हैं, 2 मैचेस में तो इन्होंने ऐसा ट्राई नहीं किया। बट ईशान किशन बैंग ऑन टारगेट। तो नो डाउट शायद साइलेंट उनका योगदान रहा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त। शारदा मैम, तो अगर हम कंपेयर करें, बीच बीच में जब हम बात करते थे मैं और चंद्रेश, तो बॉलिंग साइड को लेकर बहुत कंसर्न रहे। अभी कल का मैच भी देखें, फाइनल भी देखें, तो बैटिंग ने इतना बड़ा टारगेट लगा दिया था कि बॉलिंग फिर उतनी दिखी नहीं। वरुण शायद कल भी उस तरीके से नहीं अपना रंग दिखा पाए। उनको हालांकि बैक किया, खिलाया, अभिषेक तो काम कर गए, लेकिन वरुण की वो क्लास, वो जलवा कल भी मिसिंग था। बुमराह ने ऑफ कोर्स अपना काम किया, लेकिन बैट्समैन वाले मैच ज्यादा रहा। ओवरऑल अगर इस टूर्नामेंट को हम जीत तो गए, चंद्रेश की एक बड़ी कंसर्न है कि आपको भी ऐसा लगता है कि बॉलिंग साइड पे थोड़ा मामला गड़बड़ था? अब आप ट्रॉफी तो जीत गए, तो मुझे बॉलिंग साइड पे उतना गड़बड़ नहीं लगा। मेरी ये बस सोच है कि अगर कंडीशंस अलग हैं तो ये टीम आप कैसे खेलेगी, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कि अब बुमराह का होना, उसमें ये बात हो जाती है कि जो अलग और जो जितने भी बॉलर्स हो, 3-4 जितने भी और हैं, बैटिंग का साइड है, अगर आप चेस कर रहे हो तो उन पे और प्रेशर होता है कि नहीं, हमको इन पे ज्यादा दबाव रखना चाहिए, इन पे ज्यादा रिस्क लेनी चाहिए। मुझे ये देखने में मुझे काफी इंटरेस्ट रहेगा कि अगर कंडीशंस अलग होते, क्योंकि जो आखिरी 3 मैचेस जो खेले हैं बिल्कुल अच्छी सपाट बैटिंग विकेट्स पे खेले हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने रन बनाए 250 से ऊपर 2 बार रन बनाए हैं। तो रन तो बन गए आपके, और आपने इतने सारे बैंक में रन बना दिए थे कि बॉलर के पास था बॉलिंग करना, कि बॉलर के अगेंस्ट था कि आप कर सकते हैं बॉलिंग। तो मेरा जो डाउट रहता है थोड़ा, अभी अगला इंडिया का अगला मैच जून में होगा, जून में नहीं, उससे जून में अफगानिस्तान वनडेयर्स, और फिर जुलाई में इंग्लैंड में खेलेंगे 5 T20 इंटरनेशनल सीरीज। तो ये कंडीशन जब बदल जाएंगे, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, उसमें मुझे काफी इंटरेस्ट है। हम मैच जीत गए, मैं बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सबसे बहुत खुश हूँ। 3 नॉकआउट्स में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। चलिए बिल्कुल। तो शारदा जी कह रही कंडीशंस देखनी होगी, बिल्कुल। और ऐसे में मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि क्या इंडियन क्रिकेट टीम अब उस जगह पहुंच गई है जहां
एक समय में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम होती थी, इनविंसिबल, बैक टू बैक टूर्नामेंट्स, बैक टू बैक ट्रॉफीज, बैक टू बैक वर्ल्ड कप, हालांकि 2 आए बैक टू बैक और वो अपने आप में रिकॉर्ड बन गया। लेकिन आगे क्या इंडियन क्रिकेट टीम ऐसे ही बिल्कुल डोमिनेटिंग पोजीशन पे चलने वाली? यहाँ से एक बड़ा सवाल होगा, उसे पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से इस छोटे से ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वर्ल्ड कप अपना था और अपना ही है। आप हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हो। सभी भारतवासियों को इस विश्व विजय पर बहुत बहुत बधाई। तो ब्रेक से पहले हमने काफ़ी सारी बातें की, अब एक और अहम बात, और हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो चंद्रेश, जैसा मैं कह रहा था कि क्या ये कहना थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी कि अब हम उस एरा में एंटर कर गए या ऑलरेडी हैं जहां पर अब इंडियन क्रिकेट टीम ऑलमोस्ट वो जैसी ऑस्ट्रेलियन टीम एक वक्त में हो गई थी, इनविंसिबल, सारे खिताब बैक टू बैक, वही हर जगह उसी का डोमिनेंस, क्या इंडियन क्रिकेट टीम या टीम इंडिया भी अब लगभग उसी स्थान पर, उसी जगह पर पहुंच गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप देखें, और खुद गौतम गंभीर साहब ने कल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि अगर आपको लग रहा है कि ये डोमिनेंस है वाइट बॉल में, जहां तक बात है, बिल्कुल नहीं। पिछले 3 वनडे सीरीज में 2 वनडे सीरीज भारत हारी है। इनफैक्ट जब से गंभीर कोच बने हैं, पिछले 5 में से 3 वनडे सीरीज हारे हैं भारत। तो वनडे क्रिकेट में बहुत अभी भी इश्यूज हैं जिसको सॉर्ट आउट करना है, खास तौर पर बीच के ओवरों में विकेटें लेना और बल्लेबाजी को लेकर भी कुछ थोड़ी बहुत छेड़खानी करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत भारत के लिए इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आप घर पे 2 टेस्ट सीरीज हार गए, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से, बाहर ऑस्ट्रेलिया से एक टेस्ट सीरीज हारे, एक बहुत ही एवरेज इंग्लैंड साइड के साथ हम 2-2 टेस्ट सीरीज बराबर करके बहुत खुश हो गए थे। पर ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि बहुत ही ज्यादा साधारण इंग्लिश साइड थी, वो हमें हराना चाहिए था उनको। टेस्ट क्रिकेट में बहुत दिक्कत है क्योंकि बल्लेबाजी में एक बहुत बड़ा खाई आ गया है, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है वहां पर। गेंदबाजी में बुमराह टेस्ट क्रिकेट उतना खेलते हैं पर उनके खेलना थोड़ा कम हो गया है, तो वो हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि गेंदबाजी कैसे होगी। क्योंकि जब विराट कप्तान थे तब आपके पास 5-6 तेज गेंदबाज थे, बुमराह, शमी, सिराज, उमेश और ईशांत शर्मा। वो गेंदबाजी आक्रमण अब नहीं है, फिर से एक बार तेज गेंदबाजी आक्रमण खड़ा करना पड़ेगा। आपके पास स्पिनर नहीं है, जो नया स्पिनर आके टेस्ट क्रिकेट में मैच जीता है। वनडे क्रिकेट में भी आपको 1-2 विकेट टेकर गेंदबाजी की जरूरत है। एक फॉर्मेट है जहां पर भारत एकदम स्ट्रांग है और उसके लिए आईपीएल को क्रेडिट जाता है, और वो है T20 क्रिकेट। इसलिए हम T20 के बादशाह हैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, क्योंकि जो अगली पौध आ रही है बल्लेबाजों की T20 में, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या। पर जहां आपको दिक्कत है वो है वनडे और टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जब अपने दौर पे टॉप में थे, वो वनडे और टेस्ट दोनों को पूरी तरह से डोमिनेट करते थे। हम इस वक्त एक फॉर्मेट को डोमिनेट कर रहे हैं, आगे और काम करना है हमें। जी ठीक है, चूंकि आज खुशी का दिन है, जश्न का दिन है, तो थोड़ा इसको माइल्ड ही रखते हैं। लेकिन मैं अपने सवाल को संकुचित कर देता हूं। वैसे एग्री कर गए चंद्रेश की उस फॉर्मेट में, तो शारदा जी, ये जो T20 है, लेकिन एटलीस्ट इसमें इस वक्त आप इंडिया को इंडिया में खिला लें या दुनिया के किसी भी कोने में खिला लें, ये टीम विजेता ही होगी, विश्व विजेता ही बनेगी। अभी यहाँ पे तो हम इनविंसिबल हैं एटलीस्ट। किसी भी जगह में खिला ले, उसका भी थोड़ा मुझे, मैं सोच रही हूँ कि मैं कंडीशंस की बात करूंगी फिर से। और जो चंद्रेश ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो चंद्रेश जो कह रहे हैं कि मल्टी फॉर्मेट होना चाहिए। आप एक चीज याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया की जो विमेन्स टीम थी, वो 10 साल उन्होंने खेला और 10 साल में वो सिर्फ 10 मैच हारे थे, ऑस्ट्रेलिया की विमेन्स टीम T20 इंटरनेशनल्स में। तो ये भी है, आप अगर आप देखेंगे डोमिनेशन, ईरा क्रिएशन, वो इन सब चीज होती है। अगर आप चाहें तो आप अब शुरू कर रहे हैं आपका डोमिनेंट ईरा। आप 2024 से लेके आप शुरू करिए और फिर देखिए आप कितने सालों तक इस स्टैंडर्ड को आप मेंटेन कर सकते हैं। 2020 इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि हाँ, वो मेंटेन कर पाएंगे। हम ये देखना चाहेंगे जब ये इंग्लैंड में जाके खेलेंगे, कंडीशंस अलग होंगे, वहां डोमिनेट करेंगे इवन बेटर। अगले साल वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, 50 ओवर वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस कैसे रहेगी वनडे क्रिकेट में, वो भी देखना पड़ेगा। हमको थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। हम रिपोर्टर हैं विपिन, हम थोड़ा वो हो जाते हैं।
कर लेते अपने आप को। हमने जितना भी सिर्फ कूदे फांदे कल सेलिब्रेट किया, अब बस फिर अपने रिपोर्टर की के वेशभूषा में हम आ गए हैं अभी। नहीं नहीं बिल्कुल, और क्यों नहीं, क्योंकि आगे भी तो वर्ल्ड कप जीतने हैं। आपको टेस्ट वाला वर्ल्ड कप जीतना है, मतलब टेस्ट का चैंपियन बनना है। आपको वनडे की ट्रॉफी वो जो मिस हो गई थी वो वापस लेके आनी है। अगर इसी पे हम मन को मना लेंगे कि वाह हम तो बहुत बड़े हैं और बहुत शानदार हैं, तो फिर हो सकता है अगली बार ये ट्रॉफी भी ना आए। कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है, कॉम्प्लिसेंसी नहीं लानी है। बहुत अच्छा टीम इंडिया, थैंक यू वेरी मच। आपने सबका दिल खुश कर दिया और हमें गर्व होने का मौका दिया। लेकिन आगे उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हैं। 2 और बड़े फॉर्मेट जिन्हें रियल फॉर्मेट कहा जाता है, उसमें भी हम चाहते हैं कि आप ऐसा ही कमाल करें। तो आप वो भी हमें ला के दे मौका कि हम वहाँ पे भी गर्व करें और खुशी मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रेश और मैम आपका। शारदा जी, इस खुशी के मौके पे आप साथ में जुड़े और एक इतनी शानदार जीत की आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। थैंक यू, मुबारक।